आज मैं इसमें अगले वीडियो लेक्चर में, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी पीछे के वीडियो लेक्चर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो अच्छे से आने चाहिए। और आज जो है वो एरोमेटिसिटी पर मैं आपको डिस्कशन देने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझे और उस पर एक एक स्ट्रक्चर पर रुक के चलिएगा। जब एरोमेटिसिटी की बात करते हैं तो कंडीशन एरोमेटिसिटी की क्या होती है, पहले उसको लिख लें। कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, पहली कंडीशन प्लेनैरिटी, दूसरी कंडीशन कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो प्लेनैरिटी है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरे रिंग के ऊपर और नीचे भी हो सकता है। और फॉलो हकल रूल, फोर n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। इन तीन कंडीशंस को हम चेक करते जाएंगे और मैं स्ट्रक्चर यहां बनाता जा रहा हूं। एक चीज की हमें और जरूरत पड़ेगी, अगर कार्बन हमारा sp2 है, कार्बन sp2 है तो उसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो ऐसा होगा sp2 कार्बन के लिए। अगर मान लेते हैं कार्बोनियम आयन है तब कैसा होगा, ये हमें ऑर्बिटल डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। ये चेक करने के लिए ये यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है तभी ये प्लस है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन जो होता है ये कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये भी sp2 है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर की हमें और जरूरत पड़ेगी, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन कैसा होता है, बिल्कुल अमोनिया के जैसा होता है। ये नेगेटिव चार्ज है, यानी ये ऑर्बिटल जो है हमारा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा और ये sp3 होता है। मैंने क्या क्या बताया आपको, ये ध्यान से देख लीजिए। जो कार्बन sp2 है ट्राइगोनल प्लेनर, ये आ गया बेटा। जो sp2 कार्बोनियम आयन की बात कर रहा हूं वो ये है, ये कार्बोनियम आयन है और ये कार्ब एनायन है। कार्बन आयन, तो कार्बन आयन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और उसमें ये जो ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रखा है, अमोनिया के जैसा। अब इनकी हमें जरूरत पड़ेगी तो जरा ध्यान से देखते जाएं हम लोग। सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर लेने जा रहे हैं, सबसे कम कार्बन का ये ले लिया, दूसरा स्ट्रक्चर ये, और तीसरा स्ट्रक्चर। थोड़ा अच्छे से समझते चलिए, जल्दी जल्दी समझते चलिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए यहां पर इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं, इसका ये कार्बन कैसा है sp2, ये कार्बन कैसा है sp2। अब अगर ये sp2 है तो देखिए ये sp2, ये sp2। अब ये कार्बन कैसा है sp3, ये देखिए sp3 का, और ये sp2। और अच्छे से समझ सकते हैं।
मैं इस ऑर्बिटल डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये कार्बन, ये कार्बन, अब देखिए बेटा, ये कार्बन sp2 है तो ये sp2, ये भी sp2 है, ये sp2, अब ये sp3 है तो ये तो बनाएगा इसके सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये प्लेनर तो हो गया। अब ये दो ऐसे रहेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो अब देखो ये प्लेनर है, जबकि यहां पर sp3 है। तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मान लीजिए दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये sp2 है और ये sp2 है और ये sp3 है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा, तो ये रिंग कैसी हो जाएगी, ये रिंग तुम्हारी जो है, देखिए ध्यान से, अब ये sp2 है बेटा, ये sp2 है, तो यहां पर ये बॉन्ड, यहां पर ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, देखो ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। अब देखो ये तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग लाइक दिस, तो ये कैसा हुआ, ये स्ट्रक्चर हो गया प्लेनर। तो दो sp2 कार्बन के बीच में अगर sp3 कार्बन फंसा हुआ है तो वो प्लेनर होगा। तो ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 और ये कार्बन sp3, तो ये कैसा होगा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, प्लेनर है। दूसरा, यहां पर देखिए इसमें ऑर्बिटल देखिए, ये हुआ और ये हुआ, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, ये ओवरलैप करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये ओवरलैप कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां पर इसके ऊपर, रिंग के ऊपर कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो ये देखिए, ये पहली कंडीशन प्लेनरिटी की मैं बात करूंगा, दूसरी कंडीशन कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड और तीसरी कंडीशन होगी हकल रूल की। तो देखिए पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, प्लेनर है स्ट्रक्चर, दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। हकल रूल की बात करूं अगर, तो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये, देखिए चेक करिए इसको, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी n इक्वल टू अगर हम 0 रख दें, अगर n इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये हकल रूल को फॉलो करता है। तो पहली कंडीशन फॉलो करता है, तीसरी कंडीशन फॉलो करता है, दूसरी नहीं, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब मैं यहां पर ऐसे बोलता जाऊंगा आपको, पहला फॉलो कर रहा है, पहला मतलब प्लेनरिटी, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, और तीसरा हकल रूल को फॉलो करता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ध्यान रखना, पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, तो ये कैसा हो गया, ये नॉन एरोमेटिक, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से समझिए इसको, ये ऐसा हुआ, अब इसमें मैं कार्बन बना रहा हूं, अब देखिए यहां पर बेटा हर कार्बन sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। मैंने बताया जो कार्बोनियम आयन होता है वो भी sp2 होता है और उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब मैं बनाने जा रहा हूं उसको, देखिए इसमें ये पाई ऑर्बिटल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन है।
ये वैकेंट ऑर्बिटल। तो अब देखिए यहां पर, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर आप कई चीजें समझने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, प्लस, तो ये प्लस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब आप क्या देख रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बना। अब यहां पर देखिए कैसे इसी चीज को हम दिखा सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी ये इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, लाइक दिस। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? यानी इसमें देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, दूसरी कंडीशन वो भी फॉलो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और तीसरी कंडीशन हगल रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑर्बिटल पाई 3 है, तो यहां काउंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक हो गया, इंपॉर्टेंट बात है। अब ये एरोमेटिक हो गया, अब इसकी बात करते हैं। देखिए ये हुआ। अब हमें पता है ये कार्बन कैसा है, sp2 बना लेते हैं। sp2, ये भी कार्बन कैसा है, sp2। अब ये कार्बन कैसा है, कार्बन आयन, ध्यान रहे जो कार्बन आयन होता है वो sp3 होता है, उसमें 4 ऑर्बिटल है, ये दोनों परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये यहां पर ये पाई ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड बन रहा है। अब ये क्या करता है, इसके साथ कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। अब देखिए यहां पर प्लेनर है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 2 sp2 के बीच में एक sp3 आ रहा है, ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है बेटा, ये sp3, तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, ठीक है ना। तो अब प्लेनर भी है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और हगल रूल को क्या फॉलो कर रहा है, चेक करिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें n की जगह 0 रखते हैं तो कितना आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखोगे तो कितना आएगा, 6, 3 रखोगे तो कितना आएगा, 2, तो 10। यानी इनमें से कोई पाई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये हगल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब एक चीज और देखी जाए, अब यहीं पर एक बात और क्रिएट होती है, अगर कोई पहली कंडीशन को फॉलो करता है, यानी इसका मतलब अगर वो प्लेनर है, अगर प्लेनर है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, प्लेनर मतलब साइक्लिक प्लेनर की बात कर रहा हूं, और तीसरा हगल रूल में 4n+2 की जगह अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो एक नया कंसेप्ट आता है। अगर 4n
पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो नया कंसेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इतनी बात पे हम चल रहे हैं। तो अब ये कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक? पहला वाला नॉन एरोमेटिक, दूसरा वाला एरोमेटिक और तीसरा वाला एंटी एरोमेटिक। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, मैं यहीं पर लिख देता हूं। ये एरोमेटिक की कंडीशंस हो गई, और अगर इसकी जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक। याद रखिएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। अब इनकी बात कर लेते हैं, नाम की इनकी जरा। देखिए इसको, देखिए ये माइनस है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इधर जाएगा, तो ये कहां जाएगा? इधर जाएगा। लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर आगे खिसक जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए बिल्कुल इसकी तरह, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नेगेटिव चार्ज। यहां भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां भी डबल बॉन्ड आ गया, यहां भी डबल बॉन्ड, तीनों पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे यहां पे डबल बॉन्ड था, फिर यहां डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहां डबल बॉन्ड आ गया, यानी तीनों पे डबल बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है। तो कैसा दिखा दिया हमने? कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये कैसा हुआ? एंटी एरोमेटिक। अब देखिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन, कार्बो कैटायन, साइक्लोप्रोपीनाइल कार्बो कैटायन। दिस इज साइक्लोप्रोपीनाइल कार्ब एनायन। तो ये मैंने बताया आपको इसमें। अब ये 3 कार्बन की बात होगी, ठीक है। एक आगे और कदम बढ़ाते हैं, एक कार्बन और बढ़ाते हैं, 4 कार्बन को चेक करते हैं। अब आप इसको जल्दी से चेक करके बताइए, ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है या कैसा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से डिस्कस करिए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो रहा है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो सारे sp2 हैं, अब हमको बार बार ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे देख लिया। अब इस पे देखो, ये ऐसा, ये कैसा हो रहा है? कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, प्लेनैरिटी को फॉलो कर रहा है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फॉलो कर रहा है, और तीसरा हगल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और उसकी जगह क्या कर रहा है? इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जैसे यहां पर 4n पाई में n इक्वल टू 1 रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? इस बात को समझ लीजिए, हो सकता है ना समझ में आया हो। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर बाद में सोचोगे पता नहीं क्या था n क्या रखेंगे? n कार्बन तो नहीं रखेंगे? नहीं, n कार्बन का नंबर नहीं है। देखिए 4n पाई में क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वेयर n इज इंटीजर, कोई इंटीजर है। जैसे अगर मैं 0 रख दूं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0 रख देंगे 0 हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 4, 2 रख देंगे तो
8, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये तुम्हारी कंडीशन हो गई किसकी? एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक की बात समझ गए? और इसी में 2 ऐड करते जाइए तो एरोमेटिक हो जाएगा। 2, 6, 10 क्लॉकवाइज तो एरोमेटिक हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि अगर कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर प्लेनर, और उसके अंदर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो करते हैं, यानी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को, तो वो कैसा होगा? एरोमेटिक। और अगर 4n पाई को फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक। बस अब इसको बार बार सुनते जाइए। एक नया टर्म यहां और शुरू होता है, इसको हटा रहा हूं। ये पता चल गया ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। नाम इसका क्या होगा? साइक्लो ब्यूटाडीन। साइक्लोब्यूटाडीन। तो साइक्लोब्यूटाडीन कैसा हुआ? एंटी एरोमेटिक, है ना? अब आगे की बात करते हैं। सपोज करिए कि आपको स्ट्रक्चर में इसमें ऐसे कर दूं, इसी स्ट्रक्चर ऐसे कर। अब बताइए ये एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक है या नहीं? ये एरोमेटिक है। अब आपको ज्यादा ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, प्लेनर भी है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, प्लेनर भी है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये बात दिमाग में रख लो, ये बात दिमाग में रख लो कि अगर नेगेटिव चार्ज कहीं आ रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। कहीं नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0। ध्यान रहे। और अगर डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 2। और ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना? 2। इसको नोट कर लो, क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसका ये मतलब नहीं कि पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में 2 ही पार्टिसिपेट करते हैं। आप ऐसा मत सोच लेना कि हम भूल से लिख गए। ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। आगे कहीं पर आएगा तो मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के बताऊंगा। अब देखिए अगले 3 स्ट्रक्चर देखिए। अब देखिए, अब इनको ध्यान से देखिए और करिए, पता लगाइए कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है और कौन एंटी एरोमेटिक है। चेक करिए जल्दी से, जल्दी से चेक करिए। कर लिया? ठीक, सुनिए। अब यहां पर इसको देखिए, ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि प्लेनर है। कैसे है? ये sp3, ये sp2, ये sp2, ये sp2, तो ये हो गया बेटा, प्लेनरिटी को तो फॉलो कर रहा है। ये सब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है क्या, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो प्लेनरिटी को फॉलो कर रहा है।
क्योंकि अगर sp2 के बीच में sp3 लग गया तो वो प्लेनर होगा। दूसरा आता है क्या कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बस यहीं पे गड़बड़ हो गया? नहीं, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन, तो ये डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो कर जाता। तो तीसरा हकल रूल भी फॉलो नहीं करता है, तो एक ऐसा होगा नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। इस पे बात आती है, देखिए अब आपको समझ में आ रहा हो गया कि मैं ये sp2 बना रहा हूं, ये sp2 बनाया मैंने, और जब ये sp2 बनाऊंगा मैं तो ये प्लेनर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और यहां पर बड़े आराम से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये ऑर्बिटल बन गए, ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग, ऐसा। अब यहां पॉजिटिव चार्ज है, मान्य बात है, ये भी आपका कैसा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा होगा वैकेंट ऑर्बिटल प्लस sp2। अब देखिए यहां पर क्या है, ये रिंग पूरी हो गई, ये रिंग इसके साथ ओवरलैप करेगी, यानी ऐसा, ये ऐसा हुआ बेटा, ऐसा ऐसा, यानी कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी पहला तो फॉलो हो रहा है, प्लेनर है, दूसरा भी फॉलो हो रहा है कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तीसरे की बात चेक करें, एक पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा, यानी ये फॉलो कर रहा है 4 पाई n पाई को फॉलो कर रहा है, हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इट इज एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक, इसकी बात करते हैं, चेक किया जाए। अब देखिए यहां पर ये मैंने कार्बन बनाए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गए, यहां पर ये इनका ऑर्बिटल, तो अब देखो यहां कुछ इतना तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमको दिखने लगा नीचे ऊपर, ये तो दिख रहा है। अब इसको और चेक कर लिया जाए, तो इसको जब चेक करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि ये sp3 देखो नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कैसा है नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव कैसा है sp3, बिल्कुल यही कार्बन चिपका दीजिए वहां, जहां पर जैसा उसको उठा के चिपका दीजिए, जैसे यहां मैंने sp2 चिपकाया, यहां sp2 चिपकाया, ये sp2 चिपकाया, ये sp2, अब यहां sp3। अब देखो ये प्लेनर हो गया, देखो प्लेनर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, और ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, ये ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, क्यों, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, और ये दो 6, तो पहला कंडीशन फॉलो हो रही है, प्लेनर है स्ट्रक्चर है। दूसरा कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये देखो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दूसरी कंडीशन, और तीसरी भी फॉलो हो रही है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, क्यों, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 2 ये नेगेटिव चार्ज वाले 2 हो गए, तो ये इसका मतलब ये कैसा हुआ, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। इन्हीं पे मैं सवाल भी कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जरा इनके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देख लेंगे, एक्सनेट्स को हटाते हैं, देखिए इसी से देखिए, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, हमेशा नेगेटिव मूव करता है बेटा,
क्योंकि उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है, उसके अंदर ताकत रिपल्शन करने की ज्यादा होती है नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि अनशेयर्ड है बेटा, ये नेगेटिव जो है अनशेयर्ड है, किसी से शेयर नहीं है, तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोबिलिटी ज्यादा होगी तो उसको धक्का देगा। और इसी तरीके से ये डिलोकलाइज होता रहेगा लाइक दिस नेगेटिव चार्ज। इसका नाम साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बेनाइन। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बेनाइन इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इससे धीरे धीरे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की भी आदत पड़ेगी। ऐसा मैं देखूंगा कैमरा चल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा ऐसे। अब जब पुल कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर क्या होगा, फिर इसे पुल कर लेगा, यहां हो गया, और ऐसे ये फिर पहुंच जाएगा अंदर। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बोकैटायन, ये हो गया। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ये अब देखिए, इसको हटाते हैं, हमें ये पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं कहूं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं, इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए। अब ये कंपाउंड जो है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, एट पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या हकल रूल को ये फॉलो करता है, चेक किया जाए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, चेक करिए क्या फॉलो करता है। या तो इसमें 2 हो सकता है, अगर n को हम 0 रखें तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, n को 1 रखें तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। अच्छा, n को 3 रखें, 2 रखें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। इसमें कितना है, 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 8। अब इसमें बहुत बढ़िया बात बताते हैं आपको, देखिए यहां क्या है, ये है तो आपका, अगर ये स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या है, ये तुरंत इंटरचेंज हो जाएगा इसमें। कैसे, देखिए क्यों हो गया, क्योंकि देखो यहां पर अब ये पार्ट एरोमेटिक है,
अभी मैंने बताया था ये पार्ट एरोमेटिक हो गया, 2 2 4 और 2 6, और ये पार्ट भी एरोमेटिक है 2, और ये कार्बोकैटायन, तो ये मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये वाला इसमें इंटरचेंज हो जाएगा। इसको तो हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये जैसे ही इसमें चेंज हो जाएगा, अगर ये स्ट्रक्चर बना है तो इसको क्या कहोगे? एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक। आगे चलते, अगर पूछा जाए आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एसिडिक ऑर्डर बताइए इसका, इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बोलिए, क्या बता पाओगे? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल जो आसानी से H+ दे, जो H+ आसानी से देगा वही अच्छा एसिड होगा। ठीक है, तो अब देखिए कौन आसानी से देगा, सबका एसिड निकाला जाए। देखिए सबका H+ निकाला जाए, सॉरी, अगर हम इसका H+ निकालेंगे, मान लीजिए ये H है और इसको निकाल लिया तो यहां पर आ गया माइनस, यहां पर देखिए इसका निकाल लिया, अगर इसका निकाल लिया जाए, देखिए यानी कैसे पता करेंगे कि एसिड कौन है? जो आसानी से H+ दे, तो H+ देने के बाद जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट बेस। ये इनके कॉन्जुगेट बेस हो गए। तो H+ किसका आसानी से बनेगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस आसानी से फॉर्म होता। ये कॉन्जुगेट बेस हुआ इसका, ये कॉन्जुगेट बेस हुआ इसका, ये कॉन्जुगेट बेस हुआ इसका। यानी अगर हम ये पता कर लें किसी तरीके से कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये और ऐसा, ये हमारे 3 कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं। तो इनकी कॉन्जुगेट बेस ये जो बने हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे पता करोगे? जितना भी पढ़ा रखा है हमें पता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो बहुत स्टेबल होता है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो बहुत स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में, क्योंकि ये कैसा है? एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बन गया। अब यहां इसके बारे में देखा जाए, डीलोकलाइजेशन ये कर रहा है, लेकिन यहां पर डीलोकलाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये अनस्टेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्बन कैसा हो गया? sp हो गया। इसका मतलब कि अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर ये। मेरी बात समझ रहे हो? समझ लीजिए, सबसे ज्यादा स्टेबल ये क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज,
ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यहां मुश्किल होगा पार्टिसिपेट करना क्योंकि ये sp है। एक ही कार्बन पर देखिए क्या स्थिति है, दो दो यहां पर दो ये दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नॉट स्टेबल। देख के पता चल रहा है कि नॉट स्टेबल। एक ही कार्बन पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑर्डर से हमें पता चल गया कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा अच्छा कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये H+ सबसे आसानी से देगा, क्योंकि ये H+ आसानी से देता है, तो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनाइन इसलिए बनता है क्योंकि ये एरोमेटिक है। तो ये इसका डिस्कशन हुआ कि आप कैसे निकालोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। यानी एरोमेटिसिटी को समझने के बाद आप तमाम सारी चीजें समझ सकते हो। तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी डिस्कस किए उसमें कैसा था, ऐसे कंपाउंड बने लिए थे जिसमें कैटायन बन रहा था, एनायन बन रहा था, और अभी तक उसमें कहीं हमें बेंजीन नहीं दिखाई दिया, जबकि शुरू कहां से होता है, बेंजीन से। तो मैंने क्यों बेंजीन को भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तमाम सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के साथ, और उसका नाम होगा एनिलीन्स। मोनोसाइक्लिक conjugated पॉलीन्स। मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स को क्या कहते हैं, एनुलिन्स कहते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं एनुलिन्स को डिस्कस करूंगा, जिसमें बेंजीन आएगा, तब मैं उसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करूंगा। फिर मैं कह रहा हूं आप इसको आराम से बैठ के करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। दैट्स